चलिए, आज हम लोग एकदम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, शॉर्ट में सीएफएस। बेसिकली ये है क्या चैप्टर? ये चैप्टर है आपका फाइनल अकाउंट। क्या है? फाइनल अकाउंट। बचपन बचपन का वो दिन जब हम लोग क्लास 11 में पढ़ते थे, उस समय हम लोग सीएफएस फाइनल अकाउंट हम लोग पढ़े थे। बट वो जो फाइनल अकाउंट था वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का था। अभी जो फाइनल अकाउंट पढ़ने वाले हैं वो है अपना कंपनी का। एक कंपनी का फाइनल अकाउंट कैसे बनता है, तो देखो ये बेसिकली चैप्टर, यदि मैं मार्क्स के बारे में बात करूं तो 15 मार्क्स कवर कर रहा है। कितने मार्क्स कवर कर रहा है? 15 मार्क्स, और वो भी कंपलसरी कवर कर रहा है। ये आएगा ही आएगा एग्जाम में। चैप्टर का के बारे में यदि हम बताएं तो चैप्टर देखो मीडियम है। ये ना ही ज्यादा हार्ड है ना ही ज्यादा इजी है। यदि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअली यदि आप समझ जाओगे, और आपका पहले का फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप का था वो यदि वो किया हुआ है, तो उसके एडजस्टमेंट से थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा। और आप 15 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाओगे। दो तीन एडजस्टमेंट आपको हमेशा, आपको पता है सोल प्रोप्राइटरशिप में भी वही था कि एडजस्टमेंट हमेशा थोड़ा सा हार्ड आता था। सेम चीज, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी लागू होता है। तो फाइनल अकाउंट में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे जो, वो हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो पूरा का पूरा क्लास होगा वो पूरा का पूरा फॉर्मेट होगा। अब फॉर्मेट क्यों? रीजन है देखो, क्योंकि हम लोग जो पढ़े थे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, यहाँ पे कंपनी कभी भी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट नहीं बनाता। कंपनी जो बनाता है ना, वो दो अकाउंट बनाता है। एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा बनाता है बैलेंस शीट। ठीक है, हम लोग अब, और वो भी वो फॉर्मेट नहीं था पहले का। जो फॉर्मेट हुआ करता था हम लोग ऐसे टी फॉर्मेट में समझ करते थे, डेबिट और क्रेडिट। अब ये फॉर्मेट कुछ और चेंज हो चुका है। बट हाँ, आपका फंडामेंटली जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको ही बेस बना के हम लोग पूरा का पूरा क्लास में करेंगे, क्योंकि उसको बेस बनाने से आपको इसका फॉर्मेट याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी फॉर्मेट पढ़ने का। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। अच्छा, इसके पहले आप लोग के पास एक सॉफ्ट कॉपी में स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट गया होगा। ठीक है, आप इसको कॉपी में लिख चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं लिखे हो तो घर पे जाके लिख लेना। अभी मैं कोशिश करता हूं यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मेट याद कराने का। एग्जाम में फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, चलिए मैं नॉर्मल पहले आपको पुराना वाला जो फॉर्मेट हम लोग जो क्लास 11 से पढ़ते हुए आए हैं, पहले उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी का जो फॉर्मेट है, मतलब कंपनी का जो फॉर्मेट है वो कैसे बनाता है। तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट से तुम लोग भी कॉपी में हेडिंग देना, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट। पीएल छोड़ो, उतारने की जरूरत नहीं है, अब पहले खाली ध्यान रखना है वाले। हम लोग बचपन से ऐसा सीखते आ गए हैं। यदि मैं ट्रेडिंग पीएल अकाउंट दोनों को मर्ज कर दूं तो कुछ ऐसा पढ़ने को मिलता है। यहां पे आता है ओपनिंग स्टॉक, यहां पे आता है परचेस, क्रेडिट साइड में आता है सेल्स, क्रेडिट साइड में आता है क्लोजिंग स्टॉक, ये और बहुत सारा खर्चा जिसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते थे। याद है? ये ट्रेडिंग अकाउंट का हिसाब था। अभी के लिए समझ लो ट्रेडिंग पीएल दोनों को मर्ज कर दिया जाए। तो पीएल का क्रेडिट साइड में और क्या आता है? इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। और डेबिट साइड में क्या आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो सकता है? बैड डेप्ट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, डेप्रिसिएशन हो सकता है। ये सारा का सारा डेबिट साइड में आता है। प्लस माइनस करते थे हम लोग तो आ जाएगा ये आता था नेट प्रॉफिट। याद आ रहा है? ये हम लोग क्लास 11 में पढ़े हुए हैं। सॉरी, हाँ 11 में पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसी चीज को, ये सोल प्रोप्राइटरशिप से बिजनेस का था। अब इसी चीज को कंपनी जो बनाता है इसको बोल देता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट ये बनता कैसे है? ये कभी भी टी फॉर्मेट में नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि इस साइड डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है अपना, लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी राइट हैंड साइड डेबिट साइड है और लेफ्ट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। ऐसा बोल के कभी भी समझ नहीं बनता। ये लोग क्या किया है, ये जो स्टेटमेंट बनाया गया, इस स्टेटमेंट को, इस पूरे पोर्शन को, मतलब क्रेडिट साइड को कर दिया गया ऊपर और डेबिट साइड को कर दिया गया नीचे। बस ये स्टेटमेंट के जरिए है। देखो, वर्ड का नाम क्या है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? ये कहीं अकाउंट नहीं है, स्टेटमेंट की तरह क्रिएट किया जाएगा।
देखो मैं बता देता हूँ, अभी आपके पास होगा बट फिर भी देखो, मैं क्या बोला कि यार ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये पूरा का पूरा क्रेडिट वाला पोर्शन ये क्या कर दिया गया, ऊपर रख दिया गया, और इसको नीचे, खर्चे को नीचे कर दिया गया, और एकदम से खर्चे को माइनस कर दो तो निकल जाएगा तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें क्या किया गया, पहला साइड रखा गया इनकम। अब इनकम में देखोगे तो इनकम में यहाँ पे सेल्स है, इनडायरेक्ट इनकम है। क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट इनकम, क्लोजिंग स्टॉक इनकम नहीं है। ये है, इसका क्या एडजस्टमेंट्स होगा वो हम लोग इसमें थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेंगे। इनकम क्या है, देखो इनकम या तो ये है या तो ये है, बस यही तो दो ठो इनकम है। ये तो इनकम नहीं, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट इनकम, इट्स एसेट्स। हम लोग इसको रिकॉग्नाइज करते थे यहाँ पे, बट हाँ इसका क्या ट्रीटमेंट कंपनी के केसेस में होगा वो हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, अभी समझो पहले, इनकम के साइड में दो कैटेगरी बनाया गया। कितना कैटेगरी बनाया गया, दो कैटेगरी बनाया गया। ठीक है, जिसमें पहला कैटेगरी का नाम रखा गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब ये ऑपरेशन का मतलब, रेवेन्यू मतलब होता है इनकम, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, ऑपरेशन का मतलब होता है बिजनेस। आप वो इनकम जो आप बिजनेस से कमाते हैं वो इनकम पहले लिखे, और उसके बाद आप लिखे अदर इनकम। समझ में आया क्या, यही है फॉर्मेट। ये आपका, ये दोनों चीज को जोड़ोगे तो आपका टोटल इनकम आ जाएगा। समझे हम क्या बोले, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है आपका जो मेन काम है, मेन काम से आप कितना कमाते हो, और उसके बाद इनडायरेक्ट इनकम को यहाँ पे लिख दो। अब देखो यहाँ पे तुम देखो, ये जो था, हाँ तो हम लोग कहाँ थे कि यहाँ पे जो सेल्स है, सेल्स इज अ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं सेल्स लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली रिटर्न होगा तो अब इसको माइनस कर दें। अदर इनकम में क्या आ जाएगा, अदर इनकम में बेसिकली पीएल का आइटम आता है, पीएल का आइटम जो जो पीएल का क्रेडिट साइड में लिखते थे ना, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, करना क्या होगा देखो एक बार, अच्छा अच्छा एक और चीज समझ लो, ये जो आप कॉलम करोगे ना, तो कॉलम आपका तीन कॉलम होगा, एक होगा नोट नंबर, एक होगा प्रीवियस ईयर, एक होगा करेंट ईयर। ठीक है, ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे आप करेंट ईयर कर दो, यहाँ पे प्रीवियस ईयर कर दो। ठीक है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, बट हाँ ठीक है, स्टेटमेंट के हिसाब से करेंट ईयर पहले है फिर प्रीवियस ईयर लास्ट में। ठीक है, अब वो करना क्या है, ये नोट नंबर 1 2 3 पे आपको सबका नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट सबका बनेगा। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का भी बनेगा, अदर इनकम का भी एक अलग से वर्किंग नोट बनेगा। ये यहाँ पे ट्रांसफर करते जाओ, कि जैसे ही जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा टोटल इनकम। समझ में आया क्या, ये आपका इनकम साइड हुआ। अब आते हैं एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, एक्सपेंडिचर साइड, शांति से सुनो, ठीक है, क्योंकि क्लासेस में यदि आप बात करोगे ना तो समझ बनेगा नहीं, ध्यान रखना है बार। सबसे पहला पॉइंट, एक्सपेंडिचर में आपको बहुत सारा एक्सपेंडिचर दिख रहा होगा, मैं जैसे पहले आपको देख के लिखता हूँ। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट होगा आपके, जो आपने जो कॉपी में नोट डाउन किया होगा उसमें होगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, पॉइंट नंबर बी होगा आपका परचेज ऑफ स्टॉक। पॉइंट नंबर सी होगा चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री में क्या क्या हो सकता है, इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स भी हो सकता है, वाईपी भी, और साथ ही साथ स्टॉक भी हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉइज बेनिफिट्स है, एक्सपेंसेस लाइक सैलरी होगा, वेजेस होगा, ये सब। इसके अलावा ई पॉइंट है फाइनेंशियल कॉस्ट होगा, एफ पॉइंट है। अब थोड़ा सा पेशेंस रखो, मैं पूरा का पूरा स्टेटमेंट याद करवा दूंगा। ये पूरा का पूरा क्या क्या खर्चा है, सारा का सारा खर्चा आपको याद हो जाएगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, बट थोड़ा सा पेशेंस रखो पहले। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेप्रिसिएशन।
जी नंबर पॉइंट है आपका अदर एक्सपेंसेस। ये सबको आपको एक नोट लिखना पड़ेगा, सबका एक नोट बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं नोट नंबर 3, नोट नंबर 4, नोट नंबर 5, नोट नंबर 6, नोट नंबर 7, नोट नंबर 8, मतलब ये वर्किंग नोट बनेगा कितना, नोट नंबर 9 तक 9 वर्किंग नोट आपका बनेगा। समझ में आया क्या? ये ऑलरेडी आपके मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको उतारने नहीं दे रहा हूँ। आप उतारिए मत। एक मिनट ये इसको शिफ्ट करता हूँ आगे। है ना? ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। एक मिनट, कोई गलती हो गया, यहाँ पे फाइनेंशियल लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए ये आपका स्टेटमेंट तैयार हो गया। ये वर्किंग नोट आपको कितना, 9 स्टेटमेंट, 9 आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपका ये इनकम साइड था, ऊपर वाला इनकम साइड था। ये नीचे का पूरा खर्चा हो गया। इस खर्चे को माइनस करोगे तो आपका जो आएगा उसको बोला जाएगा, मैं नेक्स्ट पेज लिख रहा हूँ, इसको बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा प्रॉफिट बिफोर, इसको बोला जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एक्सेप्शनल आइटम्स। इसमें से आप क्या करोगे, एक एक आइटम को माइनस कर दोगे। जहाँ यहाँ पे अच्छा, आइटम्स के बाद एक और चीज होगा, एंड आइटम्स एंड टैक्स। ठीक है, आप क्या करोगे, क्या लिखा हुआ देखो, प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड एक्सेप्शनल एंड टैक्सेस। एक काम करो, एक एक चीज को माइनस करते जाओ, एक एक चीज माइनस होते जाएगा। मैं पहले इसको माइनस कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस। लेस करोगे आप क्या, इसके बाद एक्सेप्शनल आइटम्स। जैसे ही आप एक्सेप्शनल आइटम्स को माइनस करोगे तो जो निकल के आएगा उसे बोला जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। मतलब एक एक चीज जो जिसको माइनस करे वहां से निकलते जा रहे हैं। फिर आप क्या करोगे, फिर लेस करोगे क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। इसको लेस करोगे तो आएगा तुम्हारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप इसे लेस कर देना टैक्स। टैक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करना, एक डेफर्ड टैक्स, क्या होता है डेफर्ड टैक्स वो मैं लिखाऊंगा, और एक है आपका करेंट ईयर का टैक्स। ये दोनों चीज टैक्स माइनस कर देना, तो जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में। पहले यहां तक स्टेटमेंट पहले मैं समझाता हूँ। इसके बाद दो आइटम है, बट आपके करिकुलम में इतना में काफी है, इतना इतना में शायद समझ बन जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पहले देखो, स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको शायद ये साइड समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये अदर इनकम को क्या किया गया है, बस इस क्रेडिट साइड्स को, इसको और इसको रिकॉर्ड कर दिया गया। तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर फिर क्लोजिंग स्टॉक कहाँ गया। तो क्लोजिंग स्टॉक इसके साथ एडजस्ट हो गया ओपनिंग के साथ। मैं बता रहा हूँ उस समय के साथ आप समझोगे। पहले फॉर्मेट में मैं याद करवाता हूँ। इसका मैंने पूरा का पूरा खर्चा का जो ये था, मैंने एक कोड बनाया, उस कोड का नाम रखा MSD, महेंद्र सिंह धोनी पे 4, महेंद्र सिंह धोनी पे 4, MSD पे 4। M4 सर, M4 क्या है सर, मैं इसको अलग कलर अलग इंक से याद कर रहा हूँ। एम, एम का मतलब होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। परचेस, पी मतलब परचेस,
इन्वेंट्री, यहाँ पे चेंज इन इन्वेंट्री है। उसके बाद फिर इसमें मैंने डलाया है, इसको स्टॉक बनाया है। अच्छा, रॉ मटेरियल को मैं स्टॉक लिख सकता हूँ क्या? यस सर, एकदम लिख सकते हैं। तो मैं इसको स्टॉक लिख दे रहा हूँ। एक मिनट जाओ, मैं यहाँ पे इन्वेंट्रीज को स्टॉक बोलते हैं, पता होगा सबको। तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ, स्टॉक को एस। ठीक है, कोड से ही याद होगा, इतना बड़ा फॉर्मेट आपको याद होगा नहीं। और दूसरे टीचर्स क्या करते हैं, एक फॉर्मेट लिखा देते हैं और बोलते हैं कि इसको रट्टा मार लो और ये सम्स वाइज आपको याद हो जाएगा। याद तो हो जाएगा भाई दोस्त, बट आपको फॉर्मेट याद कराना बहुत जरूरी है। उसके बाद एम्प्लॉयज का मतलब ई हो गया, फाइनेंशियल का मतलब एफ हो गया, डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया डी, और ओ का मतलब हो गया ऑपरेशंस। बस। तो मैं पहले क्या बताया, एम एस डी पे फोर। एम एस डी, एम का मतलब सर, एम का मतलब होता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये पॉइंट नंबर 1 है। एस का मतलब होता है स्टॉक, दैट इज चेंज इन स्टॉक, ये पॉइंट नंबर 3 है। डी का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, दैट इज पॉइंट नंबर एफ। मैं इसको सी और इसको ए लिख दे रहा हूं। ठीक है। पी, पी फोर होता है परचेस, परचेस ऑफ स्टॉक, दैट इज पी, दैट इज पॉइंट नंबर पी। ई का मतलब होता है, ई का मतलब एम्प्लॉइज बेनिफिट्स, दैट इज डी। एंड एफ का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, दैट इज पॉइंट नंबर ई। एंड ओ का मतलब होता है अदर एक्सपेंसेस, दैट इज ओ, दैट इज जी। ठीक है। आपको फॉर्मेट याद हो गया होगा, सिंपल। मैं फिर से याद करवा रहा हूँ। मैंने क्या बताया, फाइनेंशियल कंपनी जो होता है, कॉर्पोरेट जो होती है, वो कभी भी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट नहीं बनाती। वो लोग क्या बनाती है, स्टेटमेंट पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट बनाती है और साथ साथ बैलेंस शीट बनाती है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट जो बनाती है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देती है, ऊपर लिखती है इनकम, दूसरे नीचे लिखती है एक्सपेंसेस। ऊपर जो इनकम लिखती है उस इनकम में दो कैटेगरी है, एक है तुम्हारा रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब डायरेक्ट इनकम, और दूसरा क्या है, अदर इनकम। जो भी आइटम पीएल का क्रेडिट साइड में आता है वो सारा का सारा अदर इनकम में चला जाएगा, और ऊपर में चला जाएगा सेल्स। सेल्स में डिस्काउंट वगैरह होता है तो डिस्काउंट माइनस कर देंगे, रिटर्न होगा तो माइनस कर देंगे, ये तो ऑलरेडी हम लोगों को पता है। अच्छा, एक्सपेंडिचर साइड में यदि मैं बात करूं तो एक्सपेंडिचर साइड में टोटल मिला के कितना पॉइंट है, 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट का मैंने कोड बनाया क्या, एमएसडी, एमएसडी पे पीई एफ ओ, 4, 7 पॉइंट। एमएसडी का मतलब होता है, पहला पॉइंट है रॉ मटेरियल, जिसमें से पहला पॉइंट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। पहला पॉइंट क्या है, रॉ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, दैट इज पॉइंट नंबर एम। एमएसडी। एस का मतलब होता है स्टॉक, जिसमें हम लोग ये समझते हैं कि चेंज इन स्टॉक। अभी चेंज इन स्टॉक क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है, ये हम लोग भी सीखेंगे। अभी उसके लिए नहीं, उसके लिए कोई टेंशन लेने का नहीं, खाली अभी तुमको फॉर्मेट के ऊपर ध्यान रखना है। मैं क्या बताया, एमएसडी, एम का मतलब होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंज्यूम। पॉइंट नंबर एस, एस का मतलब होता है स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। एमएसडी, डी का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। पॉइंट नंबर 3 याद होगा। एमएसडी पे, पी का मतलब होता है, पी का मतलब होता है आपका परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज ऑफ स्टॉक पी। ई का मतलब होता है एम्प्लॉइज बेनिफिट्स पे, एफ ओ, एफ का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, और लास्ट होता है ओ का मतलब होता है अदर एक्सपेंसेस। ठीक है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा तो मेरे साथ फिर से एक बार और बोल दो, आपको पूरा फॉर्मेट याद रहेगा। अदर एक्सपेंस, एक्सपेंस में क्या होता है, मैं एम एस डी पे फोर। एम, एम का मतलब होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। एस का मतलब होता है स्टॉक, स्टॉक में चेंजेस। एमएसडी, डी का मतलब होता है डेप्रिसिएशन। पे, पी का मतलब होता है परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, और डी परचेस पी। ई, ई का मतलब होता है एम्प्लॉइज बेनिफिट्स, और पे, पी का मतलब पी हो गया, और उसके बाद फिर फोर। एफ का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ओ का मतलब होता है अदर एक्सपेंसेस। आई ऑल दीज आर क्लियर। ठीक है। इसके नीचे का आइटम हम लोग सम्स वाइज देखेंगे। अब एक एक आइटम को समझते हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है, परचेस ऑफ स्टॉक क्या होता है, चेंज इन इन्वेंटरी क्या होता है, एम्प्लॉइज बेनिफिट्स क्या होता है, फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, और अदर एक्सपेंस क्या होता है। एक चीज समझ लो एक बार, इसमें से कुछ चीज पढ़ाने का जरूरत नहीं है, आपको पहले से पता है। मैं बताता हूँ कौन कौन सा। आपको अदर एक्सपेंसेस पहले से पता है। ऐसा कोई भी खर्चा जो ऊपर में नहीं है, वो सारा का सारा खर्चा यहाँ पे चला जाएगा। बट सर ऐसा कौन सा खर्चा जो ऊपर में नहीं है, मैं अभी दिखाऊंगा। डेप्रिसिएशन आपको पहले से पता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। ठीक है। फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होता है सर, फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है वो सारा का सारा कॉस्ट जो हम लोग कहीं से लोन लेते हैं उसको इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, जो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं फाइनेंशियल कॉस्ट है। तो फाइनेंशियल कॉस्ट सारा का सारा आ जाएगा तुम्हारा ई दिमा पॉइंट में, मतलब पॉइंट में फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक है। फाइनेंशियल कॉस्ट का मतलब होता है यदि हम कहीं से फंड उठाए थे, पैसा उठाए थे, और उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, इट इज अ फाइनेंशियल कॉस्ट। इंप्लॉइज बेनिफिट्स का मतलब क्या होता है सर, इंप्लॉइज बेनिफिट्स का मतलब होता है सर जो भी पैसा हम लोग इंप्लॉइज को देते हैं वो सारा का सारा खर्चा को इसके कैटेगरी में डालेंगे। जैसे एग्जांपल, सैलरी।
सैलरी टू द स्टाफ, वेजेस टू द स्टाफ, बोनस टू द स्टाफ, ये सारा का सारा खर्चा हम लोग किसको दे रहे हैं? एम्प्लॉयज को दे रहे हैं। ये कहाँ पे कैटेगरी में डाल दिया गया? एम्प्लॉयज बेनिफिट में डाल दिया गया। याद करो ये सब आइटम ना डेप्रिसिएशन लेके फाइनेंशियल खर्चा हम लोग पीएल के डेबिट में लिखते थे पहले। अब हम लोग क्या करेंगे, बस उसी चीज को यहीं पे लिखेंगे, बट उसको कैटेगराइज कर दिया गया, कैटेगरी वाइज डाल दिया गया। उससे क्या होगा, कैटेगरी वाइज इससे ये फायदा होगा कि पता चलेगा कि इस किस कैटेगरी में कितना खर्चा है। मतलब हम लोग एम्प्लॉइज पे कितना खर्चा कर रहे हैं, ये इसी इसी लॉजिक के साथ ये फॉर्मेट को तैयार किया गया। समझ में आया बात? अब हम लोगों को मेनली दो, अच्छा ये क्या है? परचेस ऑफ स्टॉक। आप याद करो ऊपर में मैं बताया था, यहाँ पे जो परचेस ऑफ स्टॉक है ना, ये वाला, ये आइटम को अलग रखा गया, यहाँ पे डाल दिया गया। अब अपने को सिर्फ दो पॉइंट बताना है, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर सी, बात खत्म। पॉइंट नंबर ए और सी का मैं फॉर्मेट यदि बता दूं तो आपका पूरा सम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा कि सर हाँ इसमें कैसे हम लोग नोट डाउन करते हैं। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से यदि आप चलोगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। ठीक है, चलिए मैं अभी देखने जा रहा हूं वर्किंग नोट नंबर कौन सा, 3। वर्किंग नोट नंबर 3, ये उतारते जाना, ये आपके पास नहीं होगा। और वर्किंग नोट नंबर 3 में हम लोग क्या सीखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कैलकुलेशन ऑफ रॉ मटेरियल व्हाट, कंज्यूम्ड। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है ये समझते हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ, चलिए। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलता है? रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलता है, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग में सीखे थे, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे फिर से सीखते हैं। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रॉ मटेरियल, इससे ऐड कर दो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, इससे लेस कर दो क्लोजिंग रॉ मटेरियल। ये जो अमाउंट आएगा, एक मिनट, ये जो अमाउंट आएगा ये आपको बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने बताया इस फॉर्मेट में कि सर परचेस ऑफ स्टॉक का मतलब होता है ये वाला पॉइंट। तो सर परचेस को यदि मैं यहां पे ले लूंगा तो फिर मैं दोबारा रॉ मटेरियल कंज्यूम में कैसे जोड़ सकता हूं? ऑब्वियसली सही बात है ये। अभी थोड़ा सा 2 मिनट समय देना, मैं समझाऊंगा इसका पीछे रीजन क्या है। ये समझ में आया? पहले इसको उतारो कॉपी में। ठीक है, जल्दी से एकदम। ठीक है, चलिए। वर्किंग नोट नंबर 3 हम लोगों का खत्म हो गया। वर्किंग नोट नंबर 3 आपका ऐसे ही बनेगा। वर्किंग नोट नंबर 4 समझ लेते हैं, परचेज ऑफ स्टॉक क्या है। देखो फटाफट से वर्किंग नोट नंबर 4। वर्किंग नोट नंबर 4, दैट इज परचेज ऑफ मटेरियल्स। अभी परचेज ऑफ मटेरियल्स का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। याद रखना, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल लिए हैं इसको हम लोग यूज करने के लिए खरीदते हैं। मतलब इसको हम लोग, इससे हम लोग कोई सामान बनाएंगे और उसके बाद बेचेंगे। मतलब बेसिकली इट इज ऑन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। और यहाँ पे जो मटेरियल्स है वो यहाँ पे ये मटेरियल्स है जो मटेरियल्स आप खरीदे हो इंटेंशन के साथ कि आप इसको क्या कर दोगे, इंटेंट के साथ कि इसको क्या कर दोगे, सोल्ड कर दोगे। मतलब आप रीसेल करने के लिए इसको, मैं इसको रीसेल लिखता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा। रीसेल, क्या आपका इंटेंट है? आपका इंटेंट है कि आप इस मटेरियल को खरीदे हो और इसको बेच दोगे। एग्जाम्पल समझो, मैं यदि प्लास्टिक खरीद के उससे खिलौना बना के मैं बेचता हूं तो उस रॉ मटेरियल को जो मैं खरीद रहा हूं उसको रॉ मटेरियल कंज्यूम में लिखेंगे। ठीक है, बट यदि मेरा प्लास्टिक ही खरीदना और प्लास्टिक को ही बेचना है, यही मेरा काम है, तो वो मेरा चला जाएगा इस पॉइंट नंबर 2 में, परचेस ऑफ मटेरियल्स में। समझ में आया? ऑल क्लियर? यस सर। चलिए, ठीक है, चलिए स्टेटमेंट नंबर कौन सा भी हम लोग सीखने वाले हैं? 3, मतलब सॉरी 5, चेंज इन इन्वेंट्री। चलिए कॉपी मेटिंग तो चेंज इन इन्वेंट्री, मैं नया पेज दे रहा हूँ। वर्किंग नोट नंबर कौन सा है सर? 5। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री।
चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ, सिंपल बताता हूँ। फिनिश गुड्स आपको पता ही होगा, गुड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड, तीन गुड्स के फॉर्म के हिसाब से तीन कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स। प्लास्टिक यदि है तो रॉ मटेरियल, प्लास्टिक से खिलौना बन चुका है, अभी उसमें कुछ काम करना बाकी है, वो डब्ल्यूआईपी है। और यदि वो खिलौना बन चुका है तो वो फिनिश गुड्स है। तो यहाँ पे जो कंसीडर करेंगे वो फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल को, सॉरी, डब्ल्यूआईपी को कंसीडर करेंगे। इस दोनों में सेम चीज जैसे करते समय ओपनिंग में से, ओपनिंग बैलेंस में से क्लोजिंग बैलेंस को क्या करना, लेस कर देना। आपका जो बैलेंस आएगा इसी को बोलेंगे चेंज इन इन्वेंट्री। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कहां करते हैं, इसका अभी क्वेश्चंस मेरे पास, अभी इसका आंसर नहीं है मेरे पास। आपको जब सम्स में करवाऊंगा तो इसका क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। आपको बस खाली इसमें ध्यान रखने की बात जो है ये है कि इसमें फिनिश गुड्स और डब्ल्यूआईपी का ही सिर्फ बैलेंसिंग फिगर लेते हैं, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, फटाफट से कॉपी बता, जल्दी। ठीक है, हो गया होगा। चलो, पॉइंट नंबर हम लोग वर्किंग नोट नंबर 6 बोलते हैं, वर्किंग नोट नंबर 6। वर्किंग नोट नंबर 6 दैट इज एम्प्लॉइज बेनिफिट्स। हालांकि एम्प्लॉइज बेनिफिट्स का वर्किंग नोट नहीं भी बनाएंगे तो भी आप लोगों को क्लियर होगा। क्यों क्लियर होगा, इसके पीछे रीजन है। एम्प्लॉइज बेनिफिट्स एक्सपेंस का मतलब होता है वो सारे के सारे खर्चे जो हम लोग एम्प्लॉइज को पेमेंट करते हैं, वो सारा का सारा खर्चा का इसमें जोड़ देना। मैं फिर भी आपको एक आपके ईयर के अनुसार मैंने एक छोटा सा एक लिस्ट बनाया है, वो लिस्ट आप बनाना फटाफट से। वर्किंग नोट नंबर 6, एम्प्लॉइज बेनिफिट्स। एम्प्लॉइज को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं एम्प्लॉइज बेनिफिट्स। ठीक है, फटाफट से लिखते जाओ। वेजेस, सैलरी, इस तरीके से मैं बोल रहा हूं, लिखते जाओ। बोनस, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशंस, लीव इनकैशमेंट पेड। मैं फिर से सुनो, वेजेस। एक काम करता हूं मैं, आपको एक पीडीएफ इसका भिजवा दूंगा, ये एम्प्लॉइज बेनिफिट्स के अंदर में क्या क्या है, आप उसको अच्छे तरीके से लिख लो। ठीक है, चलिए। वर्किंग नोट नंबर, यदि आपके पास पीडीएफ ऑलरेडी है तो उस पीडीएफ में ऑलरेडी, ठीक है, अलग से कुछ मत जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 7 है। पॉइंट नंबर 7 क्या था सर? पॉइंट नंबर 7 एम्प्लॉइज बेनिफिट्स के बाद फाइनेंशियल कॉस्ट। फाइनेंशियल कॉस्ट में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल कॉस्ट में बेसिकली क्या होता है बोलो तो, मतलब फंड यदि उठाए हैं उसके ऊपर यदि कुछ हम लोगों को पेमेंट करना पड़ता है, लाइक बैंक से लोन लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसका भी जो है एक आपको अच्छे तरीके से एक ये बना के दिया गया होगा पीडीएफ में। पीडीएफ में सारा का सारा डाला हुआ है। आपका ये छोटा सा होमवर्क होगा कि आप घर पे जाके इसको कॉपी में उतारोगे। कॉपी में उतारने से आपको पूरा का पूरा चीज क्लियर होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ। सारा का सारा इंटरेस्ट, यदि कहीं से शेयर्स होगा तो उसके बदले में हम लोग डिविडेंड पे कर रहे हैं, वो भी तुम्हारा फाइनेंशियल कॉस्ट है। इसके अलावा यदि हम लोग शेयर इशू करते वक्त हम अंडर राइटिंग्स कमीशन देते हैं, वो ऑलरेडी एक चैप्टर में था, तो अंडर राइटिंग्स कमीशन भी हमारे यहाँ पे आता है, ये सब खर्चा आता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 7 तक आ गया। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 है अपना डेप्रिसिएशन। बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग कर लोगे। अदर एक्सपेंस भी आप लोग कर लोगे, जो भी खर्चा आपको ऊपर में नहीं दिखा कहीं पे भी, वो सारा का सारा खर्चा यहाँ पे लिख। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, ये हुआ पूरा का पूरा फॉर्मेट आपका किसका, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट का। अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, फॉर्मेट एकदम बढ़िया तरीके से याद हो गया होगा। मैं बताया फॉर्मेट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, इनकम को रख दिया ऊपर, खर्चे को रख दिया नीचे। इनकम को कर दिया दो पार्ट में, रेवेन्यू और एक अदर। रेवेन्यू में आता है सैलरी, सेल्स, और अदर्स में आता है सारा का सारा पीएल का क्रेडिट वाला आइटम। डेबिट साइड में यदि मैं बात करूं, डेबिट साइड वाला आइटम मतलब खर्चा वाला आइटम, उसके बाद खर्चा वाला आइटम को जो लिखा गया उसको हम लोग कैटेगरी में डिवाइड किए 7। 7 का मैंने कोड बनाया एमएसडी पे 4, एमएसडी पे 4। एम का मतलब होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, एस का मतलब होता है स्टॉक्स, स्टॉक में चेंजेस, एमएसडी, डी का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, एमएसडी पे, पी का मतलब होता है परचेस ऑफ मटेरियल्स, और उसके बाद फिर ई का मतलब होता है एम्प्लॉइज बेनिफिट्स, और उसका पे 4, एफ का मतलब होता है फाइनेंशियल चार्जेस, और ओ का मतलब होता है अदर चार्जेस। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बाइफर्केशन करके हम लोग ये भी पढ़ लिए कि एक एक आइटम्स में कैसे कैसे हम लोग उसका वर्क नोट बनाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द बैलेंस शीट। कॉपी में हेडिंग देना बैलेंस शीट।
ठीक है, जल्दी से नया पेज लो, एकदम नया पेज लो और हेडिंग दो बैलेंस शीट। मैं भी एक नया पेज ले रहा हूं, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए इसका भी फॉर्मेट वही होगा। ठीक है, एक होगा पर्टिकुलर्स, मतलब वहां पे जैसे इनकम को ऊपर रखते थे, यहाँ पे लायबिलिटी को ऊपर रखेंगे, नीचे एसेट्स को रखेंगे, बस ऐसे ही कुछ। यहाँ पे नोट नंबर होगा, उसके बाद करेंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर। ठीक है, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में सबसे पहला जो पॉइंट था, पहला पॉइंट है इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, अब इसके अंदर में सब डिवीजन है बहुत सारा। अब सब डिवीजन के अंदर में क्या क्या आएगा देख लो। सबसे पहला पॉइंट आएगा शेयर कैपिटल, उसके बाद है रिजर्व, इसके बाद है मनी, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये बकवास सा पॉइंट है, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट फॉर्मेट में है इसलिए याद करना जरूरी था। ये 3 पॉइंट आपने लिख दिए। ठीक है, अधिकतर पॉइंट में ये रहेगा नहीं, रहता नहीं है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। अच्छा, इसके अंदर में सब डिविजन था, ये पॉइंट नंबर 1। अच्छा अच्छा, एक मिनट, शेयर होल्डर्स फंड क्या कैटेगरी में है ना, मैं इसको नीचे रखता हूँ। ये क्या होगा, पहले इसका कैटेगरी का नाम है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। अब इस शेयर होल्डर फंड के अंदर में क्या आता है, ये 3 चीज आ रहा है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड ये। ठीक है, चलो ये हो गया अपना पहला नंबर पॉइंट, जिसमें पॉइंट नंबर ए इसको लिख देता हूं, पॉइंट नंबर बी। ठीक है, पॉइंट नंबर बी, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या है, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग। इश्यू ऑफ शेयर पढ़े थे आप लोग, बस वही वाला आइटम है। एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहे, क्वेश्चन में वो दिया रहेगा, वो अमाउंट में लिख देना, बस और कुछ भी नहीं करना। पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, ये ट्रांसफर करोगे। पॉइंट नंबर 3 जो कैटेगरी आता है, पॉइंट नंबर सी, इस कैटेगरी में आएगा नन करेंट लायबिलिटी। क्या आ जाएगा, नन करेंट लायबिलिटी। ये बेसिकली क्या है देख लो एक बार। देखो, ये तो समझ में आया, नन करेंट लायबिलिटी के अंदर में आएगा सारा का सारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जैसे बैंक से लोन ले लिए, डिवेंचर हो गया, ये सारा का सारा अपना यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म बॉर्विंग है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, लिख लेता हूँ आपके पास ये पीडीएफ है। ठीक है, नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर में क्या आ जाएगा, नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर में आएगा डिवेंचर आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बॉर्विंग्स आ जाएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आ जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा इस कैटेगरी में। अब आते हैं लॉ में, इसी में लायबिलिटी में ही एक और साइड है। पहला का नाम है करेंट लायबिलिटी, करेंट नॉन करेंट लायबिलिटी लिख दी, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, करेंट लायबिलिटी। अब सारा का सारा करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा, वो क्रेडिटर्स आ जाएगा, ये सब पॉइंट आ जाएगा। इसमें सब डिवीजन है, शॉर्ट टर्म बॉरोइंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सब। ठीक है, ये सबको जोड़ोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा लायबिलिटी का। ये सबको जोड़ दोगे तो आप आ जाएगा आपका टोटल, ये आपका टोटल लायबिलिटी आ गया। ठीक है, ये टोटल लायबिलिटी आ गया। अब इसके एसेट्स को लिखोगे तो यहाँ पे आप एसेट्स लिखोगे, यहाँ पे फिर एसेट्स को लिखोगे तो एसेट्स पॉइंट नंबर 2 आ जाएगा, एसेट्स। अब एसेट्स के अंदर में ज्यादा कोई बाइफरकेशन नहीं है, इसमें 2 ही कैटेगरी है। पहला कैटेगरी को रखा गया, पहला कैटेगरी का नाम है नन करेंट एसेट्स। नन करेंट एसेट्स मतलब इसको शॉर्ट में मैं बता दूं तो नन करेंट एसेट्स का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड एसेट्स। क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल और इंटेंजिबल सारा का सारा फिक्स्ड एसेट्स। ये फिक्स्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सारा का सारा इसमें आ जाएगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, ये सब चीज लिखा हुआ तुम्हारे, एक बार देख लेना। डेफर्ड टैक्स के बारे में बताऊंगा क्लास में, टेंशन मतलब। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 जो आता है करेंट एसेट्स आता है। करेंट एसेट्स में मतलब क्या हुआ, वही हो गया, वही बिल्स, रिसीवेबल्स,
तो देखो क्या देगा, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, स्टॉक मतलब ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म, ये सब सारा का सारा, ये सबको जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा टोटल एसेट्स। ये आपका आ गया टोटल बैलेंस शीट। मैंने दो फॉर्मेट बताया, एक है स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, दूसरा मैंने बताया बैलेंस शीट। ठीक है, ये आपका दो चीज हो गया अच्छे तरीके से। फॉर्मेट आपको याद करना बहुत जरूरी था। मैं विश्वास दिलाता हूं, आज मैंने फॉर्मेट बताया, अगले क्लास में हम लोग इसका एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे। और जो भी एडजस्टमेंट मैं पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा एडजस्टमेंट तुम्हारे एग्जामिनेशन के हिसाब से होगा, मतलब जो आपके एग्जाम में अभी तक एडजस्टमेंट्स आया हुआ है, मैं उसी को बेस बना के सब एडजस्टमेंट पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर मैं सम्स कराना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, थैंक यू।